बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और एक्साइटेड होंगे क्योंकि नेक्स्ट मंडे तो छुट्टी है। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह हम सब मिल के ईद मनाएंगे ऑन द 7th विच इज़ सैटरडे। तो ईद की तैयारियां हम भी अपने प्रोग्राम पे आहिस्ता आहिस्ता खरामा स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन आज जो स्पेसिफिकली मैंने आपसे बात करनी है वो है उन 6 आदात की, उन 6 हैबिट्स की जो हमें अमीर होने से या कामयाब होने से रोकती हैं। देखिए व्यूअर्स, हम लोगों की कोशिश तो यही होती है कि हम वो काम करें जो हमें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाने में मदद करेगा या जिनकी वजह से हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम मज़ीद कामयाब हों, जो हम नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग नहीं उनको कनेक्ट करता कामयाबी के साथ। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारी डेली लाइफ की मसरूफियात हैं, ये तो हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं, लेकिन वो रिलैक्सेशन ही बायस बनता है आपकी कामयाबी के बीच की एक दीवार बनने में। सो लेट्स टॉक अबाउट वो 6 आदतें क्या हैं। टीवी, एप्स, डिवाइसेस वगैरह सारा दिन देखना। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हम तो सिर्फ मतलब थोड़ी देर टीवी देखते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली हिसाब लगाएं टीवी की या डिवाइसेस की या एप्स की या डिफरेंट चीज़ों की, तो लोग 15-20 मिनट नहीं देखते टीवी, आधा घंटा नहीं देखते, कोई एक प्रोग्राम नहीं देखते। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो नेटफ्लिक्स वगैरह अगर देखते हैं या जिनके पास इस किस्म की एप्स हैं या अपने टीवी पे उन्होंने यूट्यूब वगैरह लगाया हुआ, तो सारा दिन एक ड्रामा शुरू किया तो उसके जब तक 6-8 एपिसोड नहीं देखे दिन में तो सुकून नहीं मिला। तो किसी भी प्रोग्राम के आप 6 या 8 एपिसोड देखेंगे तो 6-8 घंटे तो आपकी ज़िंदगी के गए। सो जब आप अपना सारा टाइम एंटरटेनमेंट या इवन करंट अफेयर्स, बड़े लोग हैं जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स लगा के सारा दिन देखते रहते हैं। देखें, मैं खुद टीवी पे काम करने वाला बंदा हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग टीवी देखें ताकि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन ऐसा काम ना करें जो आपके लिए नुकसानदेह है। सो अल्टीमेटली टीवी, डिवाइसेस, मतलब डिफरेंट ऐप्स पे खेलना, इन चीज़ों को लिमिटेड रखना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वो आपके काम और आपकी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब करे। अब मेरी एक ऐसी दोस्त है कि जब कोई नया ड्रामा देखना शुरू होती है उसको ऐसी लत लगती है कि जब तक वो पूरे 26 के 26 या 30 के 30 एपिसोड ना देख ले उसको सुकून नहीं होता। तो जिन दिनों में वो ये देख रही होती है, कोई भी सीरियल शुरू करती है, वो पूरा हफ्ता 10 दिन घर का कोई काम नहीं करती, वो सारा दिन फिर वो टीवी देखती रहती है और बस बच्चों का खाने तक मैनेज कर लिया ये वो। और फिर जब ड्रामे ख़त्म होते हैं तो हमें हमारे ग्रुप्स में जो हम गपशप लगा रहे होते हैं मैसेजेस आते हैं कि आए हाय 10 दिन से पूरा प्रॉपर सफाई नहीं की घर की, अब सारे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। सो अपना टाइम रिलैक्स करने के लिए यूटिलाइज करें, लेकिन सारा टाइम रिलैक्सेशन में नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नो हॉबीज़, कोई भी शौक नहीं है। व्यूअर्स, आई रिमेंबर जब हम छोटे होते थे तो हम स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, जो डाक के टिकट होते थे, हम लोग फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होते थे, हम लोग कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, डिफरेंट मुल्कों की करेंसीज़ को कलेक्ट करना, डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ होती थी। कुछ लोग कुकिंग को हॉबी बनाते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनना उनकी हॉबी होती है। अच्छा, जब आप किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेते तो आपका माइंड एक तरह से डल होना शुरू हो जाता है। हर काम बंदा पैसे बनाने के लिए नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे माइंड को बड़े पॉजिटिवली स्टिम्युलेट करते हैं। ऑल्सो कभी ना कभी आपका शौक आपकी अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। आज हमारे साथ किचन में एक ऐसी पर्सनैलिटी, जब उनसे बात भी करेंगे तो वो उनका शौक था जो फिर उनका एक साथ होम मेकर के साथ होते हुए एक प्रोफेशन भी बन गया। सो व्यूअर्स, बात यह है कि कभी कभी आपका शौक भी, आपकी हॉबी भी आपका प्रोफेशन बन जाती है, और अगर वो बन जाए तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी के लिए अर्निंग भी कर रहे होते हैं और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। फिर ज़िंदगी में कोई पैशन ना होना, कोई मकसद ना होना, बस रोबोट की तरह आप लगे हुए हैं। सुबह आपने काम पे जाना है, आपने अपनी जॉब की, जॉब से घर आए और रोबोट की तरह चल रहे हैं, ना आपने अपने किसी पैशन को परसू किया ना कुछ और। पैशन जो है वो आपको डायरेक्शन देता है। तो याद रखें, जहाँ पे हॉबी होना ज़रूरी है वहाँ पे कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई ख्वाब, कुछ तो होना चाहिए। चौथा पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, आपका कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन जो है, यानी कि जिस एरिया में हम ज़रा इजी हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ तो मतलब चल ही रहा है तो ठीक है, यानी कि अगर एक रूटीन में चीज़ चल रही है तो बस उसी रूटीन में स्टक रहना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट या मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जाएं। देखिए, जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाता है ना, उसकी ग्रोथ नहीं होती। बड़े लोग होते हैं वो कहते चल रहा है ना सिलसिला तो इट्स ओके। एक तो आप बोर हो जाते, दूसरी बात
आप बहुत इजी हो जाते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा इजी और रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आप चीज़ों के लिए एफर्ट्स नहीं करते। सो कंफर्ट जोन जो है वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। जब आप बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं और कहते हैं इट्स ओके, डजंट मैटर, देखी जाएगी। अच्छा, वेटिंग फॉर मैजिक, 5वां पॉइंट, कहने को एक दिन मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब हम देखेंगे एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन खुद कोई एफर्ट नहीं करते किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में स्टक रहेंगे, हर वक्त एक ही रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई डिफरेंट या यूनिक चीज़ कैसी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई मैजिक होगा, एक दिन अचानक हम सुबह उठेंगे और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ज़िंदगियाँ व्यूअर्स उनकी बदलती हैं जो बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप ज़िंदगी को बदलने का कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप उसी चीज़ में स्टक रहेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी आसमान से नहीं गिरती, और अपॉर्चुनिटीज़ भी तब क्रिएट होती हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और सिर्फ इंतज़ार नहीं करना, चीज़ों को खुद फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। और छठा बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, और वो है इल्ज़ाम देना। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमेशा दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि यार ये इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिली काम पे तो वो मेरे कॉलीग को जिसको प्रमोशन मिली उसकी गलती है, मुझे उसकी वजह से नहीं मिली। अगर घर पे मैंने कोई काम करना था तो बिजली चली गई तो इस वजह से मैं वो काम और बाकी काम भी नहीं कर पाई। व्यूअर्स, हमने हर वक्त कोई ना कोई चीज़ करते रहना है जब तक आप जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे। एक तो जिम्मेदारी होती है किसी काम को करने की, और अगर वो काम नहीं ठीक तरीके से होता तो उसकी भी जिम्मेदारी किसी ने तो लेनी है ना। हमारे बॉस कैसर साहब जो हमारे जनरल मैनेजर हैं लाहौर सेंटर के, हमेशा ये कहते हैं कि गलतियां वो करते हैं जो काम करते हैं। काम जो नहीं करते ना उनकी जिम्मेदारी होती है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिस बंदे की जो जिम्मेदारी है, अगर वो चीज़ सही तरीके से नहीं पूरी हो रही तो वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्यूअर्स, अगर हम अपनी हैबिट्स का शिकार है, अपनी आदतों का शिकार है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ना चेंज करना चाहते हैं ना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकते अपनी नाकामी का या इस बात का कि यार हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। देखें, आजकल के ज़माने में जहाँ पे वैसे ही रोज़ी रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया है, वहाँ पे व्यूअर्स जब इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा तो वो अपने बॉसेस और काम करने वाले जो साथ लोग हैं उनके सामने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाएगा। जो बंदा रजिस्टर नहीं होएगा उसको प्रमोशन क्यों मिलेगी, उसको सैलरी में इंक्रीज़ क्यों मिलेगा। अगर एक बंदा रोबोट की तरह बस वही चीज़ बार बार करता जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहा और अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर रहा, तो वो बंदा बुरे तरीके से तो हाईलाइट हो जाएगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो व्यूअर्स, वही चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ, एक क्लास में अगर 25 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो 2-3 बच्चे ही होते हैं जो स्ट्रेट ए स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े मतलब एक टॉप लेवल पे जा रहे होते हैं। वो बच्चे अपने आप को हाईलाइट करवाते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से भी अपने आप को बाहर निकालते हैं और आउट ऑफ द वे जाते हैं। उसी तरह जब हम कामयाब लोगों की बात करते हैं, पढ़ाई से भी हट के जब हम बात करते हैं लाइफ में जो लोग कामयाब होते हैं, आपके ख्याल से बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये लोग घर पे बैठे रहते थे? आप ईदी साहब को भी देखें, ईदी साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को डेडिकेट कर दी। क्या आपके ख्याल से वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे? क्या आपके ख्याल से ईदी साहब सारा दिन टीवी देखते थे और डिवाइसेस पे होते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी कोई इंसान कोई ग्रेट पर्सनालिटी बनता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी बनता है जिसको लोग देख के रश करते हैं या इवन हसद करते हैं कि यार हम ऐसे क्यों नहीं हैं। अव्वल तो हसद करना नहीं चाहिए, रश ज़रूर करना चाहिए कि यार फ़लाँ बंदा उसने कितना अमेजिंग काम किया, काश मैं भी करता, अल्लाह ताला मुझे भी इतनी सताते, इतनी मुझे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत दे। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपने ही करने हैं। सो सारा दिन अगर टीवी देखना है तो व्यूअर्स, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक कि आप कोई ख़ास ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने सारा दिन अपने आप को एक ही रूटीन में रखना है, कोई आपकी हॉबीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन, कोई गोल्स नहीं है, आपने अपने कंफर्ट जोन में रहना है, उसके साथ साथ आपने वेट करना है कि एक दिन आसमान से पैसे गिरेंगे और सडनली मैं एक बड़ी कामयाब बिजनेस वूमन बन जाऊंगी, और उसी के साथ साथ जब भी नाकामी फेस करें तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालना है। देखिए व्यूअर्स, जब भी कोई चीज़ गलत होती है ना, उसमें हमेशा इंसान को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया। दुनिया का आसान तरीन काम है दूसरे पे मलबा डाल देना, और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपनी गलती को एनालाइज नहीं करेंगे, उसे बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप बेहतर नहीं होंगे और आप बार बार वही गलतियां करते चले जाएंगे, और बाद में लोग फिर यही कहेंगे कि यार इसके साथ जो हुआ फिर ठीक ही हुआ, और आपको ये लगेगा कि जैसे आपके साथ दुनिया ने ज़्यादती की है। सो व्यूअर्स,
जादू की कोई छड़ी नहीं होती, एफर्ट्स और मेहनत ही है जो हमें आगे लेके बढ़ते हैं। दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देना, अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट करनी, और कुछ नहीं तो किताबें पढ़ना शुरू कर दें। किताबें नहीं पढ़नी तो म्यूज़िक सुने, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में लेके आएँ जो आपके दिमाग को स्टिम्युलेट करती है। इसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे, नहीं जो कानों के बीच में हमारे ग्रे मैटर है, उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा और उतना ही हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने काम को, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी चीज़ें पढ़ती हूँ, कितनी चीज़ें मैं ऑनलाइन जाके देखती हूँ, उनको ऑब्जर्व करती हूँ, दूसरे एंकर्स को देखती हूँ, इंटरनेशनल लेवल के एंकर्स जिनको रिकग्निशन मिलती है उनको क्यों मिल रही है, उनका क्या ऐसा तरीका है, उनका क्या ऐसा अंदाज़ है। और दूसरों को देखूँगी तो सीखूँगी। अगर मुझे निदा यासिर की कोई चीज़ पॉजिटिव लगती है तो हसद करने के बजाय मैं निदा से सीखूंगी। अगर नादिया खान कोई अच्छा काम करती है एज एन एंकर, फरा अगर एक अच्छी एंकरिंग करती हैं, शाइस्ता को आप देख लें, ये सारे हमारे मुल्क के फाद मुस्तफ़ा हो गए, तो ये सारे ऐसे एंकर्स हैं जो बड़ा, वसीम बदामी हो गया, अब ये सारे हमारे मुल्क के टॉप एंकर्स हैं। मैं उनसे सीख सकती हूँ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ना कि मैं उनको देख के हसद करूँ। ये सब बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुल्क के, इनको रिस्पेक्ट देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन एज एन एंकर मैं उनको देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। उसी तरह हमने भी अपने काम को अगर बेहतर करना है तो हमें उनको देखना है जो हमसे बेहतर कर रहे हैं या हमारे जैसे हमारे लेवल पे, ताकि हम अपने आप को मज़ीद एलिवेट कर सकें, और उसी के साथ साथ 100% एफर्ट देना है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपने तो ईद की तैयारी किचन में शुरू कर दी है मेरे ख्याल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो हम क्या करने जा रहे हैं वो तो किचन के बाद, आपके जब मैं किचन में आऊँगी शेफ़ नूर के, तो हम वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएं कि आज का टॉपिक आप क्या कहेंगे? आज का टॉपिक में मैं ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपने बड़ी अच्छी, मतलब इतनी बातें की हैं कि मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी कि आपको किसी भी चीज़ से हसद तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा काम, अगर किसी का देख के हम कहें जी उसको ये कर लिया और उसने हसद किया, हमने हसद किया और ये वो वहाँ तक पहुँच गया, हमें खुद उस मुकाम तक पहुँचना है, हमें खुद मेहनत करनी है। और बात ये कि देखिए शेफ़ नूर, गलतियाँ हर इंसान से होती जी हैं, बिल्कुल हम सब होती हैं। मिस्टेक्स करते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब अपनी नाकामी को या अपनी किसी गलती को जब दूसरों पे ब्लेम करते हैं ना, तो हम एक तरह से जहनी तौर पे अपने ऊपर से उसकी जिम्मेदारी हटा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम ना उसके अंदर खोज करते हैं कि हमने क्या गलत किया। हम सारा अपना जो एफर्ट है ना वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि मैं एक खातून को जानती हूँ, काफ़ी अर्सा पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कर्जे थे। तो मैंने कहा आपके ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे हैं, कहीं आपने मतलब कहीं पठानों से उठाया हुआ है, कहीं आपने इधर से उठाया हुआ है, कहीं आपने उधर से उठाया हुआ है। डिफरेंट लोग होते हैं जो लोन्स देते हैं। मैंने कहा आपने इतनी जगहों से उठाया और उसके ऊपर से आप इतने सूद दे रही हैं जो वैसे ही हराम चीज़ है। बिल्कुल। आपने फिर उन्होंने कुछ ऐसी जगहों से भी लोन उठाए जो छोटी बैंक्स नहीं होती जो आपको दे देती है हाँ लोन जी। विदाउट सूद, वो भी कुछ मतलब लाखों रुपए के उस खातून के ऊपर कर्जे थे। कहती है देखें ना इसमें मेरी क्या गलती है। अब आप मेरी बहनों को देखें, वो इतने उनके मियाँ पैसे कमाते हैं, कभी उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं। मैंने कहा लेकिन आप भी जॉब करते हैं, आपका हस्बैंड भी जॉब करता है और आपके बेटे भी 2 नौकरी करते हैं। कहते बस देखें ना आप भी, अब बाकियों के साथ भी तो चलना होता है। अब जब कोई हमें घर पे खाने के लिए बुलाता है 30 लोगों को, तो खाने पे तो हमें भी तो उनको बुलाना होता है ना फिर खाने। मैंने कहा देखें इंसान को उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। बिल्कुल। और क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बड़े बड़े हाई फाई लोग जिस तरीके से पार्टियां करते हैं और गेट टुगेदर्स करते हैं मैं भी उस तरह से करूं। मेरी जितनी औकात है मैं उसी के हिसाब से चलूंगी। बिल्कुल। आप मुकाबले लगा रही हैं अपने भाई बहनों के साथ और गिला भी ये कर रही हैं कि मेरे भाई बहनों ने, मेरी बहनों ने और उनके मियों ने हमें पैसे नहीं दिया, हमें हेल्प नहीं की। अब देखे ना मेरी फलां बहन के घर 3-3 फ्रिज है, उनको पता है हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमें फ्रिज ही ले दे। भाई क्यों कोई और बंदा आपको 60, 70, 80 हज़ार लाख रुपए का गिफ्ट लेके दे, किस बेस पे? और अगर आप अपने लेवल से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो दूसरों को तो यही महसूस हो रहा है ना कि आपके पास है। और अगर नहीं है और आप वीरान कर रहे हैं पैसे, तो कोई क्यों आपको सपोर्ट करेगा? नो डाउट भाई बहनों को अपने भाई बहनों के लिए करना चाहिए, लेकिन इतना करना चाहिए ना कि देखें अगर उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो तो आप पूरी करें। अगर भाई बहन ग्लैमर वाली जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं आपके खर्चे पे, तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। आपके बच्चों की फीस नहीं पूरी हो रही, वो अगर कोई आपको हेल्प कर दे, आपके भाई बहन में समझ आती है।
लेकिन अगर आपने घरों में 30-30 लोगों के गेट टुगेदर करने और आप चाह रहे हैं कि आपके भाई या बहन उसके पैसे दे, तो वो अपने घर वालों को देखे या आपको नहीं देखे? नहीं, ये तो सरासर अपने आप से वो ज्यादती कर रहे हैं। सो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम बड़ी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे होते, तो हम अगलों पे डाल देते हैं। वो अगलों ब्लेम कर देते हैं। सो जिम्मेदारी तो लेनी शुरू करें ना अपनी चॉइसेस की। बिल्कुल। अच्छा, किचन में भी आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। ठीक है। जल्दी से एक और जल्दी से क्या, बड़े तहम्मुल से 3 लोगों की आज डेथ एनिवर्सरी है जिनको हमने ट्रिब्यूट भी पेश करना है। आपको पता है शेफ नूर, हम अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं पीटीवी कि उन सब प्यारे लोगों को याद रखें जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री का या हमारे पाकिस्तान में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर चुके हैं। बिल्कुल। सो व्यूअर, सबसे पहले रफ़ी खावर साहब की बात करूंगी। आज 2 जून है। फेमस कॉमेडियन एंड एक्टर रफ़ी खावर उर्फ नन्ना साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। रफ़ी खावर साहब 4 अगस्त 1944 को पैदा हुए। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1964 में रेडियो से किया। 1965 में कमाल अहमद रिजवी के साथ पहली बार आपने ड्रामा अलिफ नून में नन्ना का रोल प्ले किया और उसके बाद नन्ना आपकी पहचान ही बन गई। रफ़ी खावर ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1966 में फ़िल्म वतन के सिपाही से किया। और अगर आपकी यादगार मूवीज़ की बात करें तो साला साहब, नौकर ते मालिक, नमक हलाल, मेहंदी जैसी मूवीज़ शामिल हैं। रफ़ी खावर साहब की फ़िल्म साला साहब की नुमाइश 300 वीक्स तक जारी रही और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपकी डेथ 2 जून 1986 को हुई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रफ़ी खावर साहब यानी कि नन्ना साहब के दर्जात बुलंद फरमाएं, आमीन। नेक्स्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने वक्त से बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक बेहतरीन गिटारिस्ट, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन की मैं बात कर रही हूँ जिनका नाम आमिर ज़की साहब है। आमिर साहब 8 अप्रैल 1968 को पैदा हुए। आपका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन बल्कि टॉप गिटारिस्ट में होता है। आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत परफॉर्म किया। आपने मौसीकी के सफ़र का आगाज़ 1987 में द स्क्रैच बैंड से शुरू किया। आप फेमस सिंगर आलमगीर के साथ एज गिटारिस्ट भी बड़ा अरसा मुंसलिक रहे। आपने द बारबेरियंस एंड द एक्स अटैक के नाम से म्यूज़िक ग्रुप्स भी बनाए। 1994 में आपने एक और बैंड वाइटल साइंस को ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा फेम हासिल की। फिर 1995 में सिग्नेचर के नाम से म्यूज़िक एल्बम भी रिलीज़ किया जो बहुत बड़ा हिट हुआ। आपकी डेथ वक्त से बहुत पहले 2 जून 2017 को हुई। तीसरी पर्सनालिटी जिनको आज हम याद कर रहे हैं, मुजीब आलम साहब, एक बहुत ही रिनोन सिंगर और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी। आप 1948 पे पैदा हुए। आपने 12 साल की उम्र में रेडियो के थ्रू सिंगिंग के मैदान में कदम रखा। मुजीब आलम ने 1966 में फ़िल्म जलवा और 1967 में फ़िल्म चकोरी के सॉन्ग से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। आपने तुमसे प्यार मिला, हातिम ताई, शम्मा और परवाना समेत कई मूवीज़ के सॉन्ग की प्लेबैक सिंगिंग की। आपने उर्दू के अलावा बंगाली, पश्तो और पंजाबी ज़बान में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आपकी डेथ भी आज के दिन 2004 में हुई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ करें कि अल्लाह पाक रफ़ी खावर साहब, आमिर ज़की साहब और मुजीब आलम साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। आज अब इन प्यारी पर्सनालिटीज़ को याद करते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर्स किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ नूर के किचन में। तो आपको तो बहुत जोशो खरोश से ईद आई हुई है इस वक्त। जी बिल्कुल। आपको सबसे ज़्यादा जोर से आई हुई है। आपने पहले ही चीज़ें तैयार कर दी, कहती है चुकन मैं तुम्हारे लिए चटनियाँ भी बना के ले आई हूँ। उस दिन हम प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कोई कि घर में मेरी बहुत बुरी चटनी बनती है। इट्स ट्रू। कुछ घरों में इतने मज़े की टमाटर की चटनी हो, लहसुन की चटनी हो, पुदीने की हो, इवन लोग हरे धनिए की बड़े मज़े की चटनियाँ बनाते हैं। केरी की चटनी होती है। केरी की चटनी बहुत। बट हाथ के मज़े की बात होती है। जिस तरह अचार कुछ लोग डालते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ अचार डालते हैं, उनका बड़ा मज़े का बनता है। वही चीज़ आप बनाते हो वो नहीं उसका होता है। हाथ के जायके की भी बात ये होती है, टेस्ट की बात होती है। लेकिन खैर, आज हम क्या बना रहे हैं, मैं ज़रा अपना काम शुरू कर देती हूँ, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। मैंने तो अदरक लहसुन की पेस्ट को जो है उसको करना था। ये घी है। ओ ये तो घी है। हाँ, डाल दें। सारा डाल दूँ? चले जी, आप बताइए कि आज आप अच्छी बनती है। क्या बना रही हैं? जी आज हम बना रहे हैं जी बीफ टिक्का कढ़ाई। बीफ टिक्का कढ़ाई क्या चीज़ होती है?
बीफ टिक्का कढ़ाई, यानी कि वो टिक्के का फ्लेवर भी आएगा और ये कढ़ाई भी बनेगी, ग्रेवी भी होगी इसमें। अच्छा, मुझे ना फातिमा हमारी जो स्क्रिप्ट राइटर है, तो मुझे आगे से लिखती है, मुझे उसने वॉइस नोट भेजा ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार मुझे एक ना वॉइस नोट में भी भेज दिया करो। तो उसने वॉइस नोट भेजा, कहती है और कल हम बनाएंगे बीफ चिकन कढ़ाई। मैं कहा बीफ चिकन कढ़ाई, दोनों मिक्स। ये कौन सी बला होती है बीफ चिकन कढ़ाई? खैर, मुझे आप ये बताइए कि तो बीफ टिक्का कढ़ाई किस तरह बनती है? मतलब इसमें बीफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है हमारा। हाँ, सारा जी सारा डाला है। ये फ्रेश गार्लिक है, इसमें भी हमने डाला हुआ है। मैं बनाती हूँ, पहले इंग्रेडिएंट्स बोल दूँ? आप पहले इंग्रेडिएंट्स जी। बीफ टिक्का कढ़ाई के लिए हमें चाहिए जी बीफ व्हील का, हमें बीफ चाहिए, और वो जो नरम होता है और जल्दी गल भी जाता है। वैसे तो अंडर कट जो होता है वो जल्दी गलता है, लेकिन वो हर वक्त आपको नहीं मिलेगा। नहीं, वो बड़ा मुश्किल मिलता हाँ है यार। जी, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं अपने घर में तो फिर आप इजीली अपने घर से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जब कुर्बानी करते हैं तो सारा जो जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छा गोश्त जो है वो अपने लिए ना रखें, मिक्स करते हैं, हमारा के लिए वो पसंद करें जो अपनी जात के लिए करते हैं। कुर्बानी पे पता है क्या लोग करते हैं? सारा कुछ जो है ना, जो अपनी इस्तेमाल की या जो आपको चीजें, वो वाले हिस्से रख लेते हैं, और जो ऐसे करना मिल जाइए, तो मिक्स करके ना फिर बांटना मिक्स करके बांटना चाहिए। अच्छा जी, हमें बीफ चाहिए व्हील का 1 kg। अच्छा, इसको कितनी देर मैंने करना है? इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम ये अपना मैरिनेट किया हुआ, हमने इसको मैरिनेट किया है। इसमें हमने लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें भी डाली है, और इसमें तिक्का मसाला डाला है 1 टेबलस्पून, इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और अच्छा, ये अब आप हमारी लहसुन की पेस्ट है। अच्छा, अब आप सिर्फ जल्दी से मुझे वो बताएं हमारे इंग्रेडिएंट्स, ताकि फिर तरीका हम समझाएंगे आराम से। लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर आधा किलो, घी 1 कप, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, भुना हुआ जीरा, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप। अगर 1 किलो है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं, ग्रेवी जितनी आपने रखनी है। हरी मिर्च की पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधा कप, अदरक जूलियन 2 खाने के चम्मच, कोयला 1 अदद, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। इसका तरीका ये है जी कि आपने बीफ को अच्छे तरीके से धो के, और इसमें आपने टिक्का मसाला और लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल के हमने मैरिनेट कर देना है। अच्छा, आपने इसमें पपीता नहीं डाला? पपीता नहीं डाला, बट डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, लेकिन पपीता जो है ना वो मुझे मिला नहीं, तो मैं डाल देती हूँ। कचरी पाउडर भी डालते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए प्रेशर भी लगा सकते हैं। जब हम भून लेंगे ना तो उसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे, उसमें गोश्त बिल्कुल आपका टेंडर हो जाएगा। क्योंकि बात ये कि देखिए ना, ईद के दिन स्पेशली जब बंदा ये चीज़ें तैयार कर रहा होता है तो आपके पास टाइम भी इतना नहीं होता। हाँ, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आपको बार बार जो है ना चीज़ों को वो करना। हाँ, मैंने कहा मैं प्लेट रख लूँ अपने पास ताकि बार बार उसके अंदर गिर रही है। हाँ, सो चीज़ वो होनी चाहिए जो आपको 100% पता हो कि अच्छी बनेगी। हाँ जी। हम लोग क्या करते हैं कि उस वक्त नई फनकारियां ट्राई कर रहे होते हैं ईद वाले दिन। नहीं, हमने कोई नई चीज ट्राई करनी होती है ना, तो हम लोग हमेशा एक हफ्ता पहले एक दफा ट्राई कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और इसको हमने मैरिनेट कर लिया। टमाटरों को हमने उबलते हुए पानी में ब्लांच करके उसका छिलका उतार लिया है। ठीक है, वैसे हम जरा सा और ठीक है। हाँ। और उसको हमने ग्राइंड कर लिया ब्लांच करके, और दही को भी हमने बीट कर लिया है। अब हम जो है ये मैरिनेट किया हुआ हम ये डाल देंगे, बीफ डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, और इसका पानी जो है ना अंदर जो बीफ का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो हम अपने मसाले डाल देंगे, और साथ जो है हम इसमें डाल देंगे टमाटर डाल के भूनेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद अच्छे जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें दही डाल के और 1 कप पानी डाल के हल्की आंच पे हमने इसको रख देना है, और तकरीबन इसको 45 मिनट में ये आपका ना बीफ गल जाएगा। जब दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो उसके बाद आपने फ्रेश कुटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल देनी है आपने, और फिर उसके बाद भुना कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया डाल देना है। जी डाल देना। और उसके बाद आपने सूखी मेथी डाल देनी है, और उसके बाद आपने जो है वो साबुत मिर्चें सब्ज़ ये आपने डाल देनी है ताकि वो उसमें दम में रखें। और काफ़ी सारा धनिया डाल के और आप 5 मिनट दम पे रखेंगे। फिर आप इसको ना तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ इसको आराम से सर्व कर लें, और अगर वैसे खाना चाहें तो वैसे भी खाना चाहें। क्योंकि लोग ना ज़्यादातर मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई बनाते हैं, जबकि बीफ जो है एक बड़ा अच्छा सोर्स है आपके लिए, बेस्ट सोर्स जिसको हम कहते हैं ना आयरन का, एक्चुअली बीफ होता है।
और इसमें ना 2-3 बोन्स डाल लें ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। यखनी के पॉइंट मैंने ना 2-3 बोन्स मैंने देखा है, आपने हड्डियां डाली हाँ हैं जी, साथ मैंने उससे कहा कि 2-3 डाल दो नहीं वो देखें, बात ये कि आई नो कि लोग बोनलेस प्रेफर करते हैं ये है ही ज़्यादातर, बोनलेस है। लेकिन मुझे जो है आई बी ऑनेस्ट, मुझे तो हड्डी वाला गोश्त अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जायका ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अलग से ना 3-4 बोन्स डलवा ली ताकि उसकी उसकी यखनी यखनी निकल जाए, उसका फ्लेवर उसमें आ और जाए। बेशक आप बाद में उसको रिमूव कर दें अगर जी आपने जी करना है या बिल्कुल, रहने हाँ दें। जी। और बस फिर अच्छा, ये बोनलेस वाला जो सिस्टम है ना, इवन चिकन का मुझे नहीं समझ आता, जायका वो वाला नहीं आता बोनलेस का, मुझे तो लगता है कि नहीं आता। फिर बोनलेस लोग अगर कढ़ाई बनाए तो बोनलेस का ना वो वाला टेस्ट नहीं आता मुझे लगता है, क्योंकि जब आप बोनलेस बनाते हो ना तो उसमें आप क्योंकि बहुत सी चीज़ें नहीं डाल रहे होते, हाँ जी। लाइक हड्डी नहीं डाल रहे होते, तो हड्डी नहीं उसकी डाल जब यखनी नहीं निकलती तो वो फ्लेवर भी वो नहीं आता। लेकिन मैं जब बोनलेस करवाती हूँ ना तो मैं घर में जब बनाती हूँ तो मैं हड्डियाँ भी डाल देती हूँ, जब सर्व करती हूँ तो निकाल देती हूँ। बड़ा अच्छा ऑप्शन हाँ है जी। ये, बड़ा अच्छा ऑप्शन है हाँ जी, हमारे आप viewers। डलवा लें, आप बोनलेस करवाते हैं, आप अपनी बोन्स क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप साथ लेके आएँ और जब पकाएं तो आप बीच में डाल दें बोन, ताकि उसका फ्लेवर जो है उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद जब आप सर्व करने लगे तो निकाल दें आप। अच्छा, आपके घर ईद का क्या मेन्यू होता है बड़ी ईद पे? जी हमारे घर हर तो बंदे का होता है ना कि हमारा एक सेट मेन्यू होता है ईद पे, तो आप लोग क्या बनाते हैं? जी मेरे घर में तो आप यकीन करेंगे, ईद वाले दिन तो हमारे घर में अगर मेरी जेठानी पहले दिन आ जाती है तो फिर ठीक है, पहले वो कुर्बानी इधर ही करते थे, अब लोग अपने घर में करते हैं, तो अब जो है ना वो सारा दिन गोश्त पे लग जाता है, वो सब मैंने ही करना होता है अपनी मेड के साथ, और कोई बंदा तीसरा नहीं जो करे। और फिर जो होता है दूसरे दिन मेरी जेठानी आती है, फिर वो हमारा होता है बिरयानी होती है, कबाब होते हैं, चपली कबाब, और हमारे शामी कबाब होते हैं, और हमारा जो है वो क्या कहते हैं मटन कढ़ाई होती है। अच्छा, वो सब मैं बनाती हूँ, और फिर वो जो है ना वो जी, तो enjoy पहले करते दिन ईद हैं। पे क्या खाते हो? पहले दिन हम कुछ भी नहीं खाते, सीधी बात आपको मैं बताऊँ। भूखे रहते हो? नहीं, चिकन का कोई सालन बन जाता है, क्योंकि मेरे जो है वो बेटी भी नहीं खाती, और मेरे हस्बैंड वो चांपे वगैरह खा लेते हैं, वो तो दूसरे तीसरे दिन बनती हैं। हाँ। तो बस वो एक ही दिन हम वो बनाते हैं, लेकिन हमारा दूसरे दिन बनता है सारा। वैसे एक बात बताऊं, ये कहते भी हैं कि उसी दिन गोश्त को करके वैसे भी बनाना नहीं चाहिए, कलेजी वगैरह आप कर लें, लेकिन कहते हैं कि जी शाम को मतलब उसको हाँ थोड़ा जी, बैठ उसी वक्त रहने नहीं, दें। हाँ जी, उसी वक्त वक्त नहीं फौरन खाते। नहीं करना हाँ, चाहिए। तो हमारा पहले दिन ऑनेस्टली हमारा नहीं बनता। नहीं बंदा वो हाँ चलो जी। जी नया बकरा बंदा हमारे घर में तो पहले से, और मसला पता है क्या होता है, गोश्त अवेलेबल नहीं होता, गोश्त अवेलेबल ही नहीं है। आपको पता है बड़ी मुश्किल से गोश्त मिला मैं मुझे। वही कहने लगी हूँ, आजकल भी अब आप जाके गोश्त लेने की कोशिश करें, मार्केट में तो नहीं मिल वो रहा। कहती है जी कुर्बानी आने वाली, आप गोश्त मांग रही है, कोई नहीं है, मैं अलपता से लेके आई हूँ गोश्त। दाल सब्जियां खाओ आप हाँ, अगले दाल 4-5 सब्जियां दिन। खाओ। अच्छा, बट नहीं, बट एक ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा, हम तो पहले दिन ही कुर्बानी कर लेते हैं, कुर्बानी हमारी भी पहले दिन ही हो हाँ, जाती है। तो शाम को फिर कुछ उस टाइप का प्रॉपर सिस्टम बन जाता वो है। बनाना भी मैंने ही है, बांटना भी मैंने ही है, और करना भी मैंने ही है। सामने ही करना होता है, और कौन करेगा? और कौन करेगा? हस्बैंड ने बस सिर्फ गोश्त ला के दे देना कि गोश्त अब आप करें जो करना। अब आप इसको बनाएं, और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए आप कुर्बानी करें। बस ये मैं कहती हूँ, मुझे खाने की क्या बात है, खाते ही रहेंगे। खाते रहेंगे, हाँ बिल्कुल जी। सही है। द पॉइंट इज व्यूअर्स, कुर्बानी एक सुन्नत है और एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है हाँ करने जी। को, और हम सब आप साय पे अताते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप ज़रूर करें, जी। और अगर कर रहे हैं तो फिर देखें, सारा साल जो लोग अफोर्ड करते हैं वो सारा साल फिर गोश्त खाते ही हैं। हाँ जी, तो अगर सारा साल गोश्त खाते हैं तो फिर उन लोगों को ज़रूर याद रखें। मैं तो हमेशा, मेरा एक होता है कि मेरी तो ये भी ख्वाहिश होती है कि, और कभी कभी हम करते भी हैं ऐसे, बल्कि इस साल भी मेरा यही है प्रोग्राम कि ईद वाले दिन आप ज़रूर कोशिश करें कि लंगर का एहतमाम करें, खाना बना के हाँ सर्व कर जी। दें। कितनी अच्छी बात है कि आप अगर एक देग तैयार कर देते हैं और आप उस देग को सर्व कर देते हैं 3 दिन ईद के, आप लोगों को भी खिला रहे हैं। देखिए, बड़े लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द के, बड़े लोग होते हैं जो कह नहीं सकते। नहीं कह सकते। मेरी जो आंटी हैं वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं वो लोग, और वो सारा खाना पका के जेल में भिजवा देते हैं। जेल भिजवा दो। हाँ जी। चलो ये भी बड़ी अच्छी और बात है। वो कहते हैं कि वो उनको खाना जो है पता नहीं किस तरह मिलता है किस तरह नहीं, और वो सब ना, वो वैसे भी उनका रेस्टोरेंट है, और ईद में उनका जो है ना वो पक के वहाँ पे खाना जाता है। तो कितनी अच्छी बात है ना कि आप जी। ये भी कर सकते हैं। जिन लोगों को होता है ना कि हम लोग सिर्फ गोश्त नहीं भेजना चाहते, हाँ जी। कितने इदारे हैं ऐसे, ऑर्फनेजेस होती हैं, जी, अल खिदमत फाउंडेशन, हज़ारों फाउंडेशन बिल्कुल। आप जिन पे जाके गोश्त भी भिजवा सकते हैं उनको, या आपके पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप खाना तैयार करके किसी यतीम खाने भिजवा दें। जी, ये बहुत अच्छा। और खाना सवाब भी। तैयार करें, पता कर लें कि जी कितने बच्चे हैं वहाँ पे, और उस दिन एक सेकंड डे ईद के या थर्ड डे ईद के आप कहें कि जी हम आपको खाना तैयार करके देके भेज देंगे। हाँ जी। कितनी अच्छी बात है कि आप एक बिरयानी की देग भेज दें, कोरमे की देग बना के भेज दें, एक दिन कोरमा एक दिन बिरयानी। उनका पुलाव बनता है और साथ सालन बनता है। तो वही वाली चीज़ है ना कि ये चीज़ें बड़ी ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव होती हैं, और इन चीज़ों से अगला बंदा आपको दुआएं ही देगा ना।
और आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीज़ें कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऊँट का गोश्त अगर कहीं से मिले तो आपको एक दफ़ा ज़रूर खाना चाहिए ऊँट का गोश्त। यार मैंने तो सुना है कि बड़ा ही रफ होता है, लेकिन उसके कबाब जो है ना आप खाएं और खाना ज़रूर चाहिए, काफ़ी आप बीमारियों से बचे रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, ज़रूर खाना चाहिए। मैंने एक या दो दफ़ा ट्राई किया ऊँट का गोश्त, मुझे ना बड़ा टफ लगता है कि जैसे बड़ा सख्त है। वो सख्त है लेकिन कबाब उसके जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप कबाब खाएं, लेकिन खाने ज़रूर है आपने। अच्छा, तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा ट्राई करनी चाहिए। और अगर मतलब आपको मिल जाता है गोश्त अवेलेबल तो वो, तो मैंने तो एक दफ़ा पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच का तेल जो है लोग बड़ा यूज़ करते हैं, शुतुरमुर्ग का। हाँ जी। और उसका मीट भी लोग खाते हैं। सो खाने को तो बंदा बड़ी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन जिस तरह कुर्बानी में अगर आता है ऊँट का गोश्त तो बड़े लोग खुद नहीं खाते, वो किसी को दे देते हैं। हाँ जी, लेकिन खाना चाहिए और उसके कबाब बना के खाएं। और पुलाव भी बहुत अच्छा होता है और कबाब भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने तो पुलाव भी खाया। बट रेसिपी आनी चाहिए ना बनाने की। देखो हर गोश्त कुक करने का अपना तरीका है। जिस तरह चिकन अलहदा एक तरीके से कुक होता है, फिश अलहदा कुक होता है, ऊँट के गोश्त में क्या स्मेल होती है। उसको ये है कि आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, आप थोड़ा सिरका लगा के वॉश कर लें, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है बिल्कुल। थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डालें, उसकी यखनी बनाएं। जैसे कि हमने वो पुलाव बनाया था तो हमने बताया नहीं था उनको, वो वाला पुलाव अगवानी पुलाव था ना, काबली पुलाव। उसी यखनी में वही चीज़ें डालें और उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कुक होने में। अच्छा, और फिर वो यखनी आपकी बन जाएगी और पुलाव का वही तरीका है, लेकिन खाना जरूर नरम बन जाता है। हाँ जी, नरम हो जाता है। तो व्यूअर्स, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। आप ब्रेक के बाद क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपके साथ अभी एक सेकंड में शेयर करती हूँ। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं आज हमने एआई पे भी बात करनी है और हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग अचीवर भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं हम विद अ यंग अचीवर जो बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। बट बात यह है कि अचीवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, जो हम बात कर रहे थे कामयाब इंसान को कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या स्टेप्स हैं जो उन्होंने लिए, जो उनको उन्हीं के जो पीयर्स हैं उनसे एलिवेट करती हैं। डॉक्टर हिरा अल्ताफ से मुलाकात होगी एक छोटी सी। चाह रही हूँ सिर्फ बस ये पानी फ्राई होगा तो हम मसाले डाल के और टमाटर डाल देंगे अपने और डन हो हाँ जाएगा। जी, और भूनेंगे अच्छे तरीके से और फिर गलने के लिए रख देंगे दही डाल के और ये पक जाएगा। हाँ जी। डन। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक ब्रिलियंट यंग हाई अचीवर हमारे साथ है। आपको पता है कि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि मॉर्निंग एट होम पे हमेशा ऐसे लोगों को प्रोग्राम पे बुलाएं जो अपने आप को एलिवेट करते हुए हमारे मुल्क को भी साथ साथ एलिवेट करते हैं। और सिर्फ वो लोग हीरोज़ नहीं होते जो स्क्रीन पे ड्रामों में आ रहे होते हैं, वो लोग भी अचीवर्स और सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में एफर्ट्स कर रहे होते हैं। जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर हिरा अल्ताफ है। इनकी एकेडमिक जर्नी में माशाल्लाह इन्होंने 21 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 24 मेडल्स। एंड यकीनन ब्रॉन्ज मेडल से इनको बड़ा इशू होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटे? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह टॉप पोजीशन अक्रॉस ऑल 5 ईयर्स आपने हासिल की, 2020 से लेके 2024 तक, 2020 एंड 2024 इंक्लूडेड। बेस्ट ग्रेजुएट मेडल एंड सर्टिफिकेट्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो ये बैच थी ऑफ 2020 टू 2024। सबसे पहले तो मुबारक, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। लेकिन इस जर्नी के बारे में बताओ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ पे पढ़ी, कहाँ पे बड़ी हुई, कहाँ पैदा हुई? जी लाहौर में हुई बड़ी, और पढ़ाई भी शुरू से लाहौर में हुई। और बचपन से पढ़ाई का शौक़ बहुत था, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि डॉक्टर बनूंगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ था और उन्होंने जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुझान डेवलप किया कि बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत अच्छी फील्ड है। बट इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में था? इंटरेस्ट शुरू से साइंस सब्जेक्ट्स में था। इवन जब मैं छोटी यानी कि इंटरेस्ट था, ये नहीं था कि आप आर्ट्स में जाना चाहते थे, अम्मा अब्बा ने कहा चल? नहीं बिल्कुल। अच्छा, फोर्स बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने कभी भी पढ़ाई के मामले में। कितने भाई बहन हो आप? हम टोटल 4 सिबलिंग्स हैं। माशाल्लाह जी। बाकी भाई बहन क्या कर रहे हैं? माय एल्डर ब्रदर इज 13 इयर्स एल्डर देन मी और काफ़ी गैप है। तो वो सब मैरिड थे और अपना बिजनेस सेट किया। आप ही ने पढ़ाई की, उनकी भी शादी हो गई। तो मैं काफ़ी बट उन लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया? आप ही ने जो है वो कॉमर्स में किया था, भाई ने जो है वो बिजनेस स्टडीज़ की थी क्योंकि उनका बिजनेस था, दोनों भाइयों ने।
तो फैमिली में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था पहले, ननियाल और ददयाल दोनों में ही। तो इस वजह से पेरेंट्स का, जी। मदर फादर दोनों का शौक जी। था कि हमारी बच्ची डॉक्टर बने। जी। अच्छा, वो तो चलो ठीक हो गया, लेकिन कुछ सोचा था कि कौन सी वाली लाइन, क्योंकि देखो डॉक्टर एक तो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, लेकिन कोई ना कोई एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है, तो क्या सोचा है? गायनी ऑप्स का सोचा था, या फिर जो है वो सर्जरी अलाइड। वेरी नाइस बेटा, क्योंकि गायनी की हमें बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। जी। आपको पता है कितनी ख़वातीन और बच्चों की डेथ हो जाती है डिलीवरी के Exactly. दौरान, स्टेटिस्टिक्स आपके सामने होंगे, और सर्जरी वैसे भी एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है जाने का। अच्छा, तो वापस चलते हैं, तो फिर कहाँ पे स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मेरी अल खालिद स्कूल ऑफ एक्सेलेंस था। उन्होंने भी वो कहते हैं ना कि टैलेंट हर बच्चे में होता है, उसको ग्रूम करना और कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे जो टीचर्स थे वहाँ के, उन्होंने भी बहुत गाइड किया, जिस तरह से भी सपोर्ट तो कर सकते थे। मैट्रिक किया या ओ लेवल? नहीं, मैट्रिक, बायो साइंस में मैट्रिक किया। ठीक है, और उसमें जो है वो तब 1010 मार्क्स आए मेरे, बहुत अच्छे थे तब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल किया मैंने पंजाब कॉलेज से। ठीक है, जी। और अच्छा, उसके 2018 में मैंने अपना MD-CAT का अटैम्प्ट दिया। हाँ, उसमें मेरे साथ एक मिसहैप ये हुआ कि जो बच्चे MD-CAT देते हैं उनको पता होगा कि बबल फिल करना होता है आपने MCQ शीट से देखकर। ठीक है। तो एक MCQ में मुझे डाउट था, मैंने कहा कि चलो ये मैं बाद में करती हूँ, मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट कर लूँ पहले। अच्छा, वो जो नेक्स्ट अटैम्प्ट थी वो मैंने उसी वाले सर्कल में कर दी जो पहले वाला का छोड़ा हुआ था, और उसकी वजह से पूरी नीचे वाली लाइन मेरी गलत हो गई। यानी कि सारे सवालों के गलत जवाब दे दिए। एंड वाली शीट में बिल्कुल ऑलमोस्ट 9 to 10 MCQs। हाँ, तो दैट्स अ लॉट। और जब एंड पर वो लास्ट बबल बच गया तो फिर मैं एकदम लाइक शॉक्ड हुई कि ये लास्ट बबल कैसे बच गया ना वो। यानी कि मैं वो स्किप नहीं कर सकते थे उसमें। हाँ। एग्जैक्टली। तो इस तरह से मुझे लगा कि शायद मेरा मेरिट नहीं बनेगा, या शायद मैं इस साल जो है वो मेडिकल में नहीं एडमिशन ले सकूंगी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो कहते हैं जब अल्लाह ताला मेहरबान होता है। क्योंकि मैं यही कहने लगी थी कि अगर आप इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गई हैं, मेडिकल की फील्ड तो बहुत कम्पिटिटिव है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, जो अननोन मेडिकल कॉलेजेस भी हैं उनमें भी आजकल दाखिला नहीं हो पाता होता ना। लोग कहते हैं एदे विच नहीं हुआ तो चलो कोई एमई स्कूल पा दे तो आगे देखी जाएगी। मेडिकल में तो वो भी मार्जिन नहीं है, एग्जैक्टली, क्योंकि इतना मुश्किल है। बहुत अच्छा, फिर कहाँ पे गई? अच्छा, उसके बाद जब MD-CAT का एग्रीगेट बनता है, फिर आपका जो है वो मेरिट टेस्ट आती है, तो मेरा 91.9% आ गया, इवन दो कि वो मिस्टेक करने के बावजूद। तो आई वॉज़ वेरी हम्बल्ड, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जो है वो मुझे इतना मेरिट मिल गया। लेकिन फिर भी 0.4% से अनफॉर्चुनेटली मेरा पंजाब में एडमिशन नहीं हो रहा था। ओह नो। और उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैं आउट ऑफ टाउन थी, और मैंने जो है कहीं प्राइवेट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो उसके बाद जो है वो ये जो जिस कॉलेज से मैं अब पढ़ी हूँ, जो फ़ज़ाइल लुत्फ़ा मेडिकल कॉलेज है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आता है असल में। तो समहाउ ये जो है बना, और इसका जो है वो एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हुआ, और मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पहली मेरिट टेस्ट में बिल्कुल पहला नाम मेरा था, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वेरी गुड। तो वो कहते हैं उस्ताद बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे चांस मिस हो गया, आप शायद रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं किस तरह से पूरा साल आपका जाता है। ऐसे ही है, क्योंकि हर जगह जो है वो एडमिशन पोर्टल्स क्लोज हो चुके थे। और एक और बात व्यूअर्स, अगर आपका एक साल मिस हो जाए तो वैसे ही आपको ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ फिर देखा जाता है। ऐसे ही है, और मुश्किल हो जाता है एग्जैक्टली। कि उस साल जिन बच्चों ने किया होता है ज़्यादा उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे कहें या ना कहें। ऐसे ही है, सही। जी। फिर तो बस वहाँ पर गई, और सब वहाँ पर जब बिल्कुल पहला दिन था तो तब भी प्रिंसिपल ने बहुत लाइक इस तरह से कहा कि हमारी टॉप मेरिट बच्ची है, और तब भी जो है वो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दी, टीचर्स की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई कि अच्छा बेटा आपने इतना ज़्यादा एग्रीगेट लिया तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। मैंने फिर उनको बताया कि असल में अप्लाई नहीं कर सकी थी, डेट्स गुजर चुकी थी, तो फिर इसलिए यहाँ पर आई। और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, तो चाहती थी कि जितनी उन्होंने एफर्ट्स पुट किया मैं उनका मैक्सिमम रिजल्ट उनको दे सकूँ। पहला अवार्ड, पहला मेडल कब मिला? अच्छा, ये मेडल्स जो हैं वो ईयर वाइज होते हैं और फिर सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और बेस्ट ग्रेजुएट और एकेडमिक एक्सीलेंस के बेस पर। व्हाट माय पॉइंट इज कि क्या मैट्रिक और एफए में कोई अवार्ड्स, कोई मेडल्स? नहीं, मैट्रिक में नहीं होता, तब तो स्कूल में शील्ड्स होती थी और सर्टिफिकेट, वो तो मिलते ही थे। वो बचपन से ही मैं फर्स्ट आती थी, 1 क्लास 2nd क्लास, मतलब हर ईयर में ना। तो इसलिए तो पेरेंट्स को बहुत था कि शायद ये जो है वो मेडिकल फील्ड में जा सकती है, इसको पढ़ने का बहुत शौक है। सही। तो फिर उन्होंने और जो है वो बूस्टअप किया, टीचर्स ने बहुत हेल्प आउट किया इस मामले में, तो अल्लाह का शुक्र है कि। अच्छा, सो देन पहला कब हमें मिला? अच्छा, ये हमारी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई है अभी रिसेंटली 27 मई को। उस पे सब मिले? उस पे सब मिले हैं, क्योंकि MBBS सारे MBBS में सब आपको इकट्ठे मिलते हैं ना।
बट आपको पता होता है कि भाई इस साल में मुझे 4 अवार्ड मिले हैं, अगले में जी, क्योंकि 4 मेडल। रिजल्ट जो है वो ईयरली बेस आ जाता है। वही कह रही हूँ ना, ईयरली जब आता तो 2020 में जो है वो मैंने फर्स्ट ईयर था, क्योंकि MBBS 5 ईयर्स पर होता है, तो पहला साल 2020 था जब रिजल्ट आया, और उस साल पता है कोरोना भी आ गया। हाँ। तो बहुत बड़ा लाइक एक ड्रॉबैक था कि आप जो है वो ऑनलाइन पढ़ना पड़ता था, और काफ़ी सारे पता है आपको मेडिकल की पढ़ाई तो इस तरह की होती है कि It's आपने practical more than it is, हैंड्स ऑन theory. करना होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो वो भी बहुत मुश्किल था उसको फेस करना भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी उसमें भी कामयाब हो गई। और जब पहला साल आया उसका रिज़ल्ट आया तो फिर उसके बाद और जो है वो शौक हुआ कि नहीं अब इसको मेंटेन करना है। पहले साल में कितने मिले? पहले साल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, तीनों में जो है वो फर्स्ट पोजीशन थी। और ओवरऑल जो, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मेरा जो कॉलेज है FRPMC, इसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में है FMC, तो मैं जब भी रिजल्ट आता था तो दोनों कॉलेजेस का कंपाइल रिजल्ट आता था, तो मैंने दोनों कॉलेजेस से हमेशा दोनों कॉलेजेस से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मोर देन 200+ स्टूडेंट्स। माशाल्लाह। तो जी। वो हुआ, जी। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ। अच्छा, और फिर जब थर्ड ईयर आया तो मैं हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह ताला बस हैट्रिक करवा दे फर्स्ट आने की उसके बाद देखती हूँ। तो फिर जब तीन दफ़ा फर्स्ट आ गई, फिर अच्छा फिर और कहा कि अच्छा चलो बस अब 2 साल रह गए और मेहनत कर लेती हूँ, पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो बेसिकली जितने मेडल उन्होंने देने थे सारे आपने ले लिए, और बाकी 200 स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार हमने पता नहीं यहाँ पे अंडे टमाटर बेचने के लिए आए थे। ऐसा ही हुआ ना? बड़ी बुरी बात है, यानी कि यू वर द मोस्ट हेटेड स्टूडेंट इन स्कूल। कह सकते हैं। सड़ते होंगे लोग आपसे। कह सकते हैं। लड़ाइयाँ होती थी? लड़ाइयाँ नहीं, मैं वो बता रही थी हॉस्टल लाइफ थी, क्योंकि तो उसमें, और बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था हॉस्टल लाइफ का। घर पे सबसे छोटी थी, लाडली बच्ची, और अपना कमरा है और अयाशी चल रही है जी, मामा खाना ला कर दे रही हैं, हर चीज़ कमरे में मिल और रही है। उधर आप शेयरिंग पे हो, और उसमें, और देखो आई डोंट नो ये वहाँ पे क्या सिस्टम था, बट मोस्टली कॉलेजेस के हॉस्टल्स में एयर कंडीशनिंग का सिस्टम नहीं होता। अच्छा नहीं, अल्लाह का शुक्र है एयर कंडीशनिंग थी। चलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि वो कुछ ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे AC ना है और ना Exactly, लगाने ऐसे ही। देते हैं। ऐसे वो ही है। कहते हैं कि जी कूलर मैक्सिमम, और वो भी स्कूल या कॉलेज की प्रोवाइडेड चीज़ होती ऐसे ही है। है। सो चलो एटलीस्ट ये तो हो गया कि ये था। कंफर्टेबली तो आपने टाइम गुजार लिया। एंड ऑल 5 इयर्स में जी। इस स्टेज पे पहुंच के जब ये सारा कुछ मिल रहा था, ये सारे के सारे फिर एक ही दिन कॉन्वोकेशन पे ऐसे मिले, ही है जी। तो हुआ क्या वहाँ पे? मुझे जरा बताओ ना, स्टेज पे गई तो उन्होंने क्या 24 के 24 गले में डाल दिए? बताओ ना, यही तो सुनने वाली बात है। जी। अच्छा, पहले जो है वो हमें कहा गया था कि जो सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट पोजीशंस हैं, क्योंकि टोटल 17 सब्जेक्ट्स थे हमारे, हाँ जी। तमाम 5 सालों में के मिलाकर, तो कहा गया था कि जिनकी उसमें पोजीशंस हैं उनके सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, और जो ईयर वाइज पोजीशन आई है उसके मेडल्स होंगे, और एक बेस्ट ग्रेजुएट का होगा। अब बेस्ट ग्रेजुएट का जो है वो काफ़ी उसमें क्राइटेरिया था कि आपकी अटेंडेंस भी उसमें इंक्लूड थी, रिसर्च मार्क्स हैं, आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, सबको मिलाकर आपका स्कोर बनना था। तो तब मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मैंने हो सकता है कि इसमें पॉइंट्स लूज़ कर जाऊँ, लेकिन जब उसका एक एग्रीगेट बना तो फिर 6 मेडल्स हो गए और 7 आ गया एकेडमिक एक्सीलेंस का। तो मैं जब गई हूँ तो मेरे जहन में यही था कि मेरे 7 मेडल्स होंगे और बाकी सबके सर्टिफिकेट्स होंगे जो सब्जेक्ट पोजीशंस हैं। और जब मैं वहाँ पर गई हूँ स्टेज पर, तो हमें 10 मिनट हमें लगाए मेडल सेट करने में, कभी हम इंच करें कभी हम उंच करें, हमने कहा उनको पूरा कैसे करें? उन्होंने एक पहनाया, दूसरा पहनाया, जो पहना रहे थे वो आपस में उलझने लग गए मेडल्स ना, तो वो अलग कर रहे हैं कि अच्छा ये पहनाए ये पहनाए, तो वो सब पेरेंट्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो गर्दन ही रह गई। गर्दन रह गई थी सच में, क्योंकि एक राउंड में हम अपना इतने बड़े बड़े रोड़े, माशाल्लाह अच्छे रोड़े, बट मतलब इतने बड़े रोड़े, और वो गले 2 बंदा मेडल पहनता है तो बंदा वो हो जाता है सच में। और मैंने 5 राउंड्स लगाए हैं ऑडिटोरियम के इनको लेने के लिए, क्योंकि कैटेगराइज किया हुआ था हर चीज़ को कि सब्जेक्ट वाइज, डिस्टिंक्शन वाइज। जॉगर पहने थे या हील? नहीं, हील पहनी। मैं सदके जाऊँ, मेरे बच्चे कितने पाँव सूज गए होंगे, डिमा हो गया होगा बाद में। अच्छा, सो मुझे ये बताओ कि अब क्या करना है जान? अभी एज सच हार्ड एंड फास्ट कुछ डिसाइड नहीं किया। हाउस जॉब करूँगी, उसमें अपनी स्पेशलाइज की फील्ड डिसाइड करूँगी, और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, अगर विद इन कंट्री और अब्रॉड दोनों में ट्राई करके जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हुई तो कोशिश ये है कि अब्रॉड मूव कर जाऊँ, लेकिन अगर पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर यहीं पर स्पेशलाइज करूँगी। उसके लिए तो USMLE नहीं देना होता? MLE देना होता है। आपने अगर UK जाना है तो प्लैब देना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाना तो AMC देना होता है। तो बट अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस आना है कि कोशिश यही है कि फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊँ, स्पेशलाइज करके फिर पाकिस्तान दोबारा मूव करूँ। तो मुझे फिर फाइनली ये बताओ कि यंग बच्चियों को क्या कहोगी? बिकॉज देखो बहुत सी यंग गर्ल्स जो है ना वो
उनकी भी गलती नहीं होती। मुझे बड़ा अफसोस होता है उस प्रोग्राम पे। पता है आपको बुलाने का एक मेजर रीज़न भी ये था कि व्यूअर्स, अक्सर मैंने देखा है कि लोग रिश्ता डालते हैं बच्चियों के लिए, क्योंकि आपके थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज भी हमारे व्यूअर्स को जा सकता है। रिश्ता डालते हैं बच्ची के लिए कि वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, बड़ा अच्छा जो है वो मतलब एक अच्छी हमारे बेटे की और बहू की जोड़ी बन जाएगी। और फिर शादी के फ़ौरन बाद कह देते हैं कि बेटे ठीक है आप डॉक्टर हो, आपने हाउस जॉब भी कर ली, सब कर लिया, अब आप घर बैठ जाओ। तो बहू सबको चाहिए डॉक्टर, लेकिन अस्पताल जाने वाली नहीं, क्लिनिक जाने वाली नहीं। इसके बारे में बेटा आपकी क्या राय है, बीइंग अ यंग पर्सन? अच्छा, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब आपने ये मेडिकल स्टार्ट किया है तो ये बहुत ज़िम्मेदारी वाली एक फ़ील्ड है आपके ऊपर, और आपको जो है वो इसको लाजमी फिर आगे परस्यू करना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले आप सबको पहले एग्री करो अपनी फैमिली में कि मैं इसको फिर बीच में छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और आपकी जो है वो कहते हैं ना कि 5 साल की एफ़र्ट है, और फिर आप उसको किसी के लिए कि जी बस मैं छोड़ दूँ इसको, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी जो है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट करना चाहिए। शादी के टाइम पे ये बात करनी चाहिए कि हमारी बेटी जो है वो आगे इसको लाजमी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जब पेरेंट्स और आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी ना, तो फिर अल्टीमेटली जो आपके इन लॉज होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो यही है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। और यंग बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगी, बीइंग अ हाई अचीवर? देखो लड़कियां अक्सर कॉलेज में कूल बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई अपनी साइडलाइन कर देती हैं कि यार एक हम क्राउड के साथ हैंग करते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से यंग लोग ये कह रहे हैं कि डिग्री की क्या ज़रूरत है, जब हम वैसे ही पैसे कमा लेते हैं। लेकिन क्या आप डॉक्टर बन सकती हैं डिग्री के बगैर? नहीं। क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं डिग्री के बगैर? बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन यूट्यूब पे तो सीख के कोई नहीं बनता। तो आप पैगाम क्या दोगे यंग लोगों को? अच्छा, मैं यही कहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है उनको ये शौक़ होता है कि वो काफ़ी, जैसे आपने कहा, हैंगआउट्स करे और फैशन करे। मैंने कॉलेज में हर चीज़ मुझे लगता है पूरी किया है, हर इवेंट अटेंड किया है और फैशन भी पूरा किया है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज किया है डिसिप्लिन के साथ और स्केड्यूल करके, कि अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेती थी। जिस दिन मैं हैंग आउट के लिए चली गई फ्रेंड्स के साथ, उस दिन अगले दिन मैंने डबल पढ़ना है फिर। तो हर चीज़ का एक गोल सेट करना होता है आपने, ठीक है। ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो पढ़ने बैठ जाओ और आपको कोई दुनिया की होश ना रहे, लेकिन जो है वो चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप, हर बच्चा जो है वो मेडिकल के लिए नहीं होता है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। आपने अपना इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको आगे परस्यू करें, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपने फिर अपनी कहते हैं ना पीक ऑफ एक्सेलेंस पे जाना है उस फील्ड में। और उसके तकाजे तो पूरे करें ना। Exactly. देखिए नो डाउट मैं किसी को भी देख के एंकरिंग कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, जब तक मैं खुद अपनी रिसर्च नहीं करूँगी, कॉपी करके आप कभी नंबर 1 नहीं बनते, आप फॉलोअर ही बनते हो। हाँ, और ये भी मैंने बहुत सुना कि ना लक है, तो मैं ये भी बता दूं, लक 1 साल होती है, लक 2 साल होती है, लक 5 साल नहीं होती। लक मेरी जान बात ये है कि किसी को भी गोल्ड मेडल लक पे नहीं मिलता, ऐसा है जी। कभी तुक्का लग जाता है कि आपके नंबर पहले से बेहतर आ जाए। जो A-स्टार स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके 100% या 100 to 90 के बीच में मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, या जिन लोगों को ये मेडल्स अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, प्योर वो तुक्के वाले बच्चे नहीं होते, वो फोकस से काम करने वाले, मेहनत वाले बच्चे होते हैं। और चलो लाड प्यार में एक दफ़ा डॉक्टर साहिबा को मिल गया 24 मेडल्स, तो कोई नहीं देता व्यूअर्स, एम ही लाड प्यार में। और सीधी बात है आगे जाके उन्होंने जब मेडिकल, और ना ही कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज देता है। सो रिमेंबर वन थिंग, लक का वहाँ पे ताल्लुक होता है जहाँ पे आप अपना पूरा एफर्ट करें, आप उसके साथ साथ हाई अचीवर भी हों, परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो। और हाँ, किस्मत ऑब्वियसली एक रोल प्ले करती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में जहाँ पे आपने अपना पूरा एफर्ट डालना है, वहाँ पे आप ये कहें कि भाई एवं ही हो गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। और व्यूअर्स, ज़िंदगी में मैंने तो जिसको भी कुछ करते हुए देखा है, कामयाब होते हुए देखा है, वो बंदा है जिस बंदे ने अपना पूरा जोर लगाया है, अल्लाह ताला की रस्सी मजबूती से पकड़ी रही, इस ईमान पे कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा। लेकिन अल्लाह मियाँ कामयाबी उसको देता है जो काम करता है, एफर्ट करता है। बेटा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग, लवली हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जहाँ तालीम और एजुकेशन और फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी मैं यही गाइड कर रही थी इन 3 ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को कि खुदा का वास्ता है उस ज़बान में बात कीजिएगा जो हमें समझ आएगी। तो ज़ीशान साहब ने कहा डोंट वरी, आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। बट ऑब्वियसली व्यूअर्स, जब टेक्नोलॉजी की ब्रेक से पहले भी मैंने आपको बताया, प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि आज हम AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। हर बंदा कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक वक्त था जब सब कहते थे कि भाई बच्चों को कंप्यूटर साइंस में डालो, कंप्यूटर साइंस में डालो, कंप्यूटर साइंस में डालो। अब उसी की अब मज़ीद अगर अंदर घुस जाएँ फील्ड में तो AI। तो एक बड़ा इंटरेस्ट है यंग लोगों का AI के अंदर आने का। लेकिन वो कहते हैं ना, वो आई थिंक स्पाइडरमैन था कि सुपरमैन था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हम तो कार्टून देखने वाली आज भी कौम है, हम तो खुश होते हैं इन चीज़ों को कह के। लेकिन जब इतना ज़्यादा पावर आपके पास आ जाता है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ कि आपकी जुगन आपी की कोई एक AI की वीडियो बना के कोई लगा दे, उसमें मैं कोई बड़ी नेगेटिव बात मज़हब, खुदा न खास्ता तो बस अखबार मज़हब की कर रही हूँ, या कोई पॉलिटिकल बात ऐसी कर रही हूँ, या खुदा न खास्ता आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कोई ऐसी बात कर रही हूँ जिस पे फिर पकड़ भी है और फिर आपको आप जवाब दे भी हैं। अब जब तक तशखीस करके आप उस बात को क्लियर करते हैं तब तक इंसान की बेइज्जती भी हो गई, प्रॉब्लम्स भी हो गई। फिर AI के थ्रू गलत मैसेजेस लोगों को देना, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चले बंदा कोई भी आप बना लें, क्रिएट कर ले आप, तो AI से। मैंने पिछले दिनों एक फ़ैशन शो देखा, एक टेल्को का ही था। उन्होंने कुछ ख़वातीन को बाख्तियार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ की। अब उसमें एक फ़ैशन शो था, उस फैशन शो में व्यूअर्स सारी ख़वातीन जो थी वो AI से क्रिएटेड थी, बहुत ही खूबसूरत। तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने एक टेंशन में आ गई कि भाई मॉडल्स, एक्टर्स, एंकर्स हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या नौकरियां भी ख़त्म हो जाएंगी इसकी वजह से? क्या मीडिया इंडस्ट्री ज़ीरो हो जाएगी? सो ये बड़ी चीज़ें हैं जो कंसर्न्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम एक बड़ी कूल नई चीज़ है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वही हमें बेहतर गाइड करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। अहमद सलीमी साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं, CEO हैं ऑफ अ टेक कंपनी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। थैंक यू सो मच। देन वी हैव विद अस ज़ीशान कुरैशी साहब। ये टेक की दुनिया के काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। हम ये बता देंगे आपको कि CEO भी हैं मोबाइल कंपनी के, एंड देन एक बहुत बेहतरीन टेक स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स हसन अज़हर साहब। हसन साहब CEO हैं एंड उसके साथ साथ AI के एडवोकेट भी हैं। अच्छा, तुसी एडवोकेट कर रहे हो AI को, क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सर जी आपसे ही बात शुरू करते हैं। AI की चीज़ है कि है, हम जैसों को तो बड़ी टेंशन है जिनकी नौकरियां सूलियों पे लटकी हुई हैं। कल को क्या PTV के जुगन को ज़रूरत, अगर ऑलरेडी वो अपना खुद ही प्रोग्राम क्रिएट करके ऑनर कर सकते हैं, मेरी क्या ज़रूरत जी। AI है क्या, अगर मैं उसको कहूँ तो ये सिंपल, अगर आज के दौर में और आसानी से समझना हो तो ये वही है जब टाइपराइटर था और कंप्यूटर आया था। तो एक दफ़ा लगा था कि जी सब कुछ उड़ने लगा, सब लोगों की नौकरियां उड़ने लगी। लेकिन विद द ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने उसको अडॉप्ट भी किया, उससे फ़ायदा भी उठाया। AI बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, जिससे हम पहले बात कर रहे थे आम लोगों के लिए, कि AI आने वाले दिनों में बहुत ज़िंदगियों में आसानी लाने जा रही है। ठीक है, हमारे लिए बहुत सारी बेहतरियां करने जा रही है। हाँ, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स साथ साथ हैं। ठीक है, वो हम लेके चलेंगे। इसके अंदर हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने वाले पहलुओं को अगर ज़्यादा गौर कर लेंगे तो हम इससे ज़्यादा बेनिफिट ले लेंगे मेरे ख्याल में। बट देखिए ना, जैसे ब्रेक में मैं अभी ज़ीशान साहब से, आप लोगों से बात कर रही थी, तो मैं सबसे पहले ज़ीशान साहब को अटैक किया। मगर मेरी बात सुने, बड़ा मसला पड़ गया है। वाहियात लोग भी होते हैं दुनिया में और बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। अब अच्छा बंदा तो पॉजिटिव चीज़ को लेके आएगा, वाहियात बंदा कहेगा अब हम किस किस को टारगेट कर सकते हैं। चलो प्राइम मिनिस्टर की एक AI की अजीब सी वीडियो बना लेते हैं, चलो जी आर्मी चीफ की बना लेते हैं, इसकी कर लेते हैं, उसकी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पे फिर बंदे को टेंशन होती है। लेकिन अगेन नेगेटिविटी से पहले सर, AI का इंटरनेशनली क्या स्कोप है? अच्छा देखिए, इंटरनेशनली इट्स मेकिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट। अभी अगर आप देखिए तो AI ऐसे है जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था 1800s में, तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जब आई तो उसने पूरी दुनिया चेंज कर दी। इसी तरह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया बदल भी रहा है, और आगे अगले 10 सालों में जो हम दुनिया देखते हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। मगर इसको हमें इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि आज AI हमें कैसे शेप अप कर रहा है, कि हम शॉप कैसे करते हैं, ख़रीदारी ऑनलाइन आप देखिए, आप ट्रैवल कैसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी राइड हेलिंग सर्विसेज है जिनको आप अब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रास्ते कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह गूगल मैप्स है। ठीक है, अब गूगल मैप आपको ट्रैफिक की सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं। नहीं, देखिए AI आप हमारी ज़िंदगी में बहुत अरसे से है, मगर अभी बेसिकली दो तरह की, मैं पहले अपने नाज़रीन के लिए ये बता दूं
कि दो तरह की है। एक है जनरल एआई, जिसको हम फिल्मों में देखते हैं। आपने आयरन मैन अगर देखी है तो हार्वेस इज़ बेसिकली जनरल एआई। और एक है नैरो एआई। नैरो एआई इज़ वेरी स्पेसिफिक कि वो अपनी एक जो कॉन्टेक्सचुअल उसका जो इनपुट है उसके अंदर ही वो काम करेगा, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब जनरल एआई जो है वो अभी तक अचीवेबल नहीं है। ये ऐसे है जैसे कि कोई इंसान सोच भी सके, समझ भी सके, महसूस भी कर सके और वो उसके मुताबिक एक्ट भी कर सके, जो हम फिल्मों में देखते आए। बहुत सारी फिल्में आपने देखती होंगी, इस तरह टर्मिनेटर एक ज़माने में आई थी तो कितने मज़े की थी। अच्छा, अब अगर हम नैरो एआई की बात करें तो नैरो एआई जो है वो बहुत अरसे से हमारी ज़िंदगियों में है, लेकिन बैक एंड के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप गूगल फ़ोटोज़ इस्तेमाल करते हैं तो 10 साल पुरानी आपको तस्वीर दिखा देता है कि मेमोरीज़ आ रही हैं आपके पास उस स्पेसिफिक डेट की। या आप कहते हैं कि रेड ड्रेस ऑन अ बीच, तो आपने अगर बीच पे गए और कभी ड्रेस पहना था तो वो तस्वीर आपको दिखा देता है। दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट दैट इज़ नैरो एआई। ठीक है, और ये अभी जो गूगल मैप्स हैं आपको बताता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है, 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ये भी एआई है। तो एआई हमारी ज़िंदगियों में तो है, मगर अब बेसिकली हुआ क्या है कि जो कंटेंट बनना शुरू हुआ डीप फेक के थ्रू, वो ज़्यादा उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया इन अ नेगेटिव वे। मगर इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि जो रेगुलेशन है, देखें अब एआई अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो उसको वेरीफाई भी कर सकता है। ठीक है, कि आपकी जिस तरह आपने कहा कि एक वीडियो है वो अगर एआई के थ्रू बनी है तो टूल्स ऐसे एआई के थ्रू ही अवेलेबल हैं जो फ़ौरन ये बता देते हैं कि ये वीडियो फेक है। तो लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर कंटेंट जो अब आ रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, उसको वेरीफाई करने, और दूसरा रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अभी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। सर अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ फॉर द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान में एआई की क्या सिचुएशन है आजकल? जिससे बात करो हम पूछते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनका कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है, हम उनको रोबोटिक्स में डाल रहे हैं। रोबोटिक्स पहले पिछले दिनों काफ़ी था, अब रोबोटिक्स भी साइड लाइन हो गया और हर बंदा एआई पे जा रहा है। मेरा 8 साल का बेटा मुझे कह रहा है मामा आई डोंट वांट टू रोबोटिक्स, आई वांट टू डू एआई। मैं कहा ओए तैन पता है एआई की होती है? देखिए, पाकिस्तान में एक्चुअली एक डिजिटल रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत हद तक आगे जा चुकी है। एआई अब जो है वो उसका सेंटर बन भी चुकी है और बहुत तेज़ी से आगे एक्सपैंड भी होगी। सो इट्स द राइट चॉइस कि जो हमारे बच्चे हैं वो एआई सीखें। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम एआई को एथिकली यूज़ करें। इंसानों में और एआई में ये फ़र्क है कि एआई डेटा और लॉजिक्स पे बात करती है, इंसान इंट्यूशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर बात करती है। तो जो भी ह्यूमन प्रॉम्प्ट मिलेगा उसके हिसाब से ही एआई जो है काम करेगी। अब इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ह्यूमन बाइस्ड है अगर आपका कोई, तो ऑब्वियसली वो एआई के रिज़ल्ट्स के अंदर आ रहा होगा। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इसके एथिक्स आप डिफ़ाइन करें, इसको आप रेगुलेट करें थ्रू अ रेगुलेटेड बॉडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में अवेयरनेस है, बिकॉज़ देखें अगर आपके जो शहरों के कस्टमर हैं वो तो शायद ये समझ जाते हैं कि जी ये फ़ेक है, ये डीप फेक है, लेकिन जो आपके सेमी अर्बन लोग हैं या जो आपके रूरल के एरिया हैं वहाँ अभी तक एआई पहुँची नहीं है और वो हमेशा जो है वो गलत चीज़ को सही समझ सकते हैं। तो अवेयरनेस एट अ गवर्नमेंट लेवल बहुत ज़रूरी है, रेगुलेशन इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलेट करें। इसके नेगेटिव और मैंने आपको ब्रेक में भी ये बात कही थी, आपके साथ तो मेरी लड़ाई चलती रहती है हर वक्त। सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इजी टू से रेगुलेट। एक चीज जो हवा में उड़ रही है उसको हम किस तरह रेगुलेट करें? वो एडवोकेट साहब को कुछ हो रहा है इस वक्त, या एडवोकेट उनका नाम है, मैंने एडवोकेट साहब रख दिया। मेरा मियां भी एडवोकेट है इसलिए वो एक्चुअल वाला एडवोकेट है, वकील। बट द फैक्ट इज इट्स हाउ डू यू कंट्रोल समथिंग दैट फील्स अनकंट्रोलेबल? देखिए, टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, वो फैलेगी, वो और फैलेगी। सो आई थिंक द बिग माइंड्स हैव टू कम टुगेदर और इसको रेगुलेशन की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेटा को मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर एआई ने हमारी दुनिया को टेक ओवर कर लिया, जिस तरह वो मूवीज़ नहीं होती थी आई रोबोट, तो ये तो वो नहीं, आई एम सॉरी मुझे हॉल उठते हैं। अगर एक्चुअली एआई ने दुनिया को टेक ओवर कर लिया और किसी एक मास्टर कंप्यूटर ने हम लोगों को जीरो कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा नहीं, मैं एक ज़माने में जानवरों का राज था, फिर इंसानों का आया। अगर इंसानों के राज की जगह उसका एआई का राज आ गया तो आई एम सॉरी, आई नाउ इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश, लेकिन मेरे जैसे लोग ज़रा घबरा जाते हैं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड। आज का एक्चुअली प्रोग्राम मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्टली रखा है। अच्छा देखिए, इसमें मेरा जो ख्याल है कि हम हमेशा अननोन चीज़ों से डरते हैं।
जिस चीज़ के बारे में आपको कम पता होता है Exactly. तो आप उसके बारे में ज़रा ज़्यादा। तो सबसे पहले जो आपने कहा, रेगुलेशन से भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ फेक वीडियोस बनाना या फेक वॉइसेस क्रिएट करना, ये एक बहुत ही स्मॉल एस्पेक्ट है। लेकिन हम ठीक आम है? आवाम को तो यही नजर जी, आता है ना। लेकिन नहीं, देखिए वही मैंने कहा ना कि एजुकेशन, इसको जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ़ यू विल ट्राई टू कंट्रोल इट, ये गलत साइड पे चला जाएगा। Alright. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट एजुकेशन कि इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं। हेल्थ केयर में ये मिरेकल्स कर रहे हैं। अभी ऐसी स्किन विजन के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है सेकंड ओपिनियन में, जो कि कैंसर डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, जिस तरह IBM वॉटसन है, ये हेल्थ केयर में मिरेकल्स कर रहा है। Education. जी, Education, ठीक है, exactly. इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। दूसरा जो आपने कहा कि टेक ओवर कर ले, आई थिंक ये कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि मैन वर्सेस अ मशीन, क्योंकि देखिए जो मशीन है वो भी इंसान है। इट्स अ मैन विद अ मशीन। Well, कि आप उस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल कर You're right. I mean, व्यूअर्स, आपको याद होगा जब एक ज़माने में बहुत सी मशीन्स जो हैं वो काम करने शुरू हो गई थी जो इंसान करते हैं पोस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो पीपल थॉट कि इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब अगर इंसान फिजिकली वो काम नहीं कर रहा था तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो फिर भी लोग चाहिए थे ना। सो द फैक्ट इज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी और एवेन्यूज खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। जिस तरह देखिए AI लोगों की जॉब्स ख़त्म होंगी, मगर वो जॉब्स ख़त्म होंगी जो रेपिटेटिव हैं। ठीक है, मगर नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जिस तरह AI ट्रेनर्स चाहिए होंगे आपको, डेटा एथिसिस्ट चाहिए होंगे कि जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो AI को आप इनपुट दे रहे हैं वो फेयर है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो न्यूट्रल है, और अगर उसको इनपुट दी जाएगी तो वो एक अच्छी जजमेंट के साथ उसकी आउटपुट जनरेट करेगा। पाकिस्तान ठीक में है? जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं वो उनका डिमांड AI की लोगों की बहुत बढ़ रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर कोई AI इंजीनियर है तो हम उसको हायर कर लें। तो न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से क्रिएट हो रही हैं, बट यस थोड़ी सी रिडंडेंसी भी होगी। हम इतना लेट क्यों इस तरफ आते हैं बॉस? इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट द प्लसेस एंड द नेगेटिव्स और आप लोगों का एज एक्सपर्ट्स गाइडेंस फॉर यंग पीपल। देखिए प्रोग्राम पे गोल गोल बात करते रहते हैं लोग। मैं ये अक्सर करंट अफेयर्स में भी देखती हूँ, इवन दूसरे प्रोग्राम्स में, कि गोल गोल बात होती है, पॉइंट पे नहीं हम पहुँचते कि भाई जो देख रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो। जनरल बात का किसी को बेनिफिट नहीं होता। हाउ कैन पीपल, जिस तरह अभी आप लोगों से पहले एक बड़ी ब्रिलियंट बच्ची 24 मेडल्स जीते हैं उसने, गोल्ड मेडल्स अपनी मेडिकल के पढ़ाई के अंदर। अब उसने गाइडेंस दी यंग बच्चियों को जो इस फील्ड में आना चाहती है एंड पेरेंट्स को, एंड हाउ टू गो डाउन दिस रोड, हाउ टू बी अ 24 गोल्ड मेडल विनर। सो जी, हम लेट क्यों आते हैं? हमेशा लोग कहते हैं पाकिस्तान जरा 20 साल पीछे है, पर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। क्यों? हमारे सारे बंदों को उठा के पूरी दुनिया में लोग यूटिलाइज करते हैं, हम ही पीछे हैं कैसे? एजुकेशन हमारे पास अभी तक के जो हमने सिनेरियोज देखते हैं ना, लाइक जितने मुल्क अभी तक कर चुके हैं AI को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो सारे के सारे मुल्कों ने अपने बच्चों को बिल्कुल बचपन से AI की एजुकेशन पे लेके गए हैं। वी आर स्टिल इन द फेज कि जब हमारे बच्चा AI की हेल्प लेने लगता है तो हम वहीं पर रोक देते हैं, नहीं बेटा AI से नहीं देखना। नहीं, एक सेकेंड, अगर मेरा 8 साल का बेटा मुझे कह रहा है कि मामा मैंने ये करना है तो मैं उसे करने दो। बिल्कुल क्योंकि ये लिटरली इसने कल मुझे संडे को, हम लोग बैठे हुए थे ससुराल में संडे लंच पे, कहता मामा आई वांट टू लर्न AI नाउ, नॉट रोबोटिक्स। तो मेरे मियाँ और मैंने एक दूसरे की शक्ल देखी और फैसल ने कहा बिल्कुल ही फोन को हाथ लगाना। ये भी तो फेयर है ना कि टू मच डिवाइस यूज। यस, स्टीव जॉब्स भी अपने बच्चों को नहीं यूज करने देता था। बट हम अभी तक YouTube का इस्तेमाल या इस तरह जो अदर एप्लीकेशंस हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर बच्चों के इस तरफ लेके हैं कि कंट्रोल्ड सुपरवाइज्ड इस्तेमाल करवाएं। ओके, AI का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सुपरवाइज्ड इस्तेमाल। डन। अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद द बेनिफिट्स ऑफ AI एंड कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी है ख़ास तौर पे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। बात तो AI की हो रही है, प्लीज़ अब AI खाना ना बनाना शुरू कर दे क्योंकि हाथ का मज़ा फिर पता नहीं AI का क्या होगा। जी हमारी जो है बीफ टिक्का कढ़ाई रेडी है, साथ फ्रेश सैलड और मिंट रायते के साथ सर्व करेंगे हम उसको। थैंक यू सो मच है, थैंक यू, आपने जल्दी से बात कर ली क्योंकि मैंने फ़ौरन से हसान साहब की तरफ दौड़ना था। हसान साहब, प्लस पॉइंट्स ऑफ AI। प्लस पॉइंट्स, यस।
जिस तरह अभी ज़िशान ने भी बात की, हमारी गूगल मैप्स हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई ही है। यू टेक एनी प्लेटफॉर्म इस वक्त के दौर में, अगर आप देखें आपको को जो एड्स नज़र आ रहे हैं वो एआई की मदद से कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं और कस्टमर्स को उनके अकॉर्डिंगली एड्स दिखा रही हैं। ये बेनिफिट्स हैं आजकल के दौर के। हम एआई से क्या लेना चाह रहे हैं, जब हम उसको अपना कुछ डाटा देते हैं तो वो हमारा एनालिसिस करता है और हमारे मुताबिक जवाब देता है। ये ऐसे नहीं है कि एक एआई सबको अलग सेम जवाब दे रहा है, वो सबको उसके मुताबिक जवाब दे रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एआई। पर एक चीज़ और कही जाती है जो अभी डिस्कशन में आती है कि एआई से ना थोड़ा सा दिमागी सलाहियत लोगों की कम हो जाएगी। मैं यही कह रही लगी थी, तो देखिए मैं जो हम फेस कर रहे हैं तो अच्छा, बट कैन आई से समथिंग हियर एआई के डिफेंस में, इवन दो एआई स्केयर्स मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आपने जैसे जिशान साहब कहा कि जो नहीं समझ आती बंदा उससे खौफजदा हो जाता है। मैं जब कनाडा में थी, गाड़ी चलानी सीखी, अब हर बंदे का दिमाग नहीं चलता डायरेक्शंस पे। आपने नोटिस किया होगा हर घर में कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको कुछ भी समझा दो। मैं अपने घर जाते हुए घूम जाती हूँ, 8 साल से रह रही हूँ उसी घर में। सो द फैक्ट कभी डिफरेंट रूट से चली जाऊँ, हर बंदे का उस तरह जियोग्राफिकली माइंड नहीं चलता। उस बंदे के लिए ये मैप्स बड़े यूजफुल हैं। तो जिसने यूज करना है वो करे। आपको बेसिकली, अगर जैसे आप भी कह रहे थे जिशान साहब, आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसमें से निकाल लें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। राइट के रॉन्ग सर? बिल्कुल जी। अच्छा, देखिए वही बात है कि एआई के जो फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली यही बात है कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा है, फोकस किस चीज़ के ऊपर है। अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की, जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, बात करें कि जी वीडियोस बन रही हैं या ऑडियोज़ बन रही हैं, कुछ ऐसा कंटेंट बन रहा है जो मायूब है या लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत है। मगर ऑन कॉन्ट्ररी अगर इसके फ़वाइद देखें तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट, मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं, प्रॉम्प्ट इज़ द इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू द एआई कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए है। अब आप उसको ये लिखिए कि आज का वेदर, मुझे अगले 6 दिन के वेदर की फोरकास्ट दीजिए, वो आपको एक डिफरेंट तरीके से जवाब देगा। अगर आप उसको डिटेल में बताएं कि मैं लाहौर में हूँ, डिफेंस में हूँ या पीटीवी सेंटर में बैठा हूँ और अगले सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पूरा उसका टैबुलर फॉर्म में आपको निकाल के देगा। आप अगर ये भी लिखेंगे कि जी मैं फलां दिन 4 दिन बाद घर पे खाना रखना चाह रही हूँ, आई वांट टू डू इट आउटडोर्स, इज द वेदर कंड्यूसिव टू एंटरटेनिंग आउटसाइड, तो आपको उसका अब देखिए, जो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जो जॉब है ये बहुत डिमांडिंग हो जाएगी। बेसिकली ये जिस तरह हमने कहा ना कि कुछ जॉब रेपिटेटिव जो हैं वो ख़त्म होंगी, मगर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो क्रिएट हो गई हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, एआई ट्रेनर है, डेटा एथिसिस्ट, जो बेसिकली डेटा की, जो मैंने आपको कहा कि ट्रांसपेरेंसी को चेक करेंगे, क्योंकि एआई किस बात पे फैसला करता है, आप उसको इनपुट क्या दे रहे हैं, तो वो इनपुट फेयर है, रीज़नेबल है, ट्रांसपेरेंट है, न्यूट्रल है, ताकि वो आपको एक अच्छा जवाब दे सके। अगर आप उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से जो आउटपुट है वो भी गलत आएगा। बिल्कुल सही। सो इट्स एफिशिएंसी एंड स्पीड आपकी बहुत बढ़ जाती है। आपके जो बहुत सारे रेपिटेटिव काम होते हैं जो आप घंटों में करते हैं, वो मिनट्स में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि जी ये सेट हमने चेंज करना है, तो 10 मिनट्स में एआई आपको इमेजेस बना के दे देगा कि जी आप ये चेंज कर सकते हैं, जो कि घंटे लग सकते हैं अगर आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर लेकर आएँ। लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन उसको हमेशा सुपरवाइज करेगा, बिकॉज दीज आर ओनली डेटा एंड लॉजिक्स। एक ह्यूमन जो बताएगा कि हमने क्या करना है, उसके ऊपर प्रॉम्प्ट बेहतर होगा और रिजल्ट्स हमेशा बेहतर आएंगे उसके। अब देखिए, मुझे टाइपिंग में टाइम लगता है व्यूअर्स, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ 2 हैंड टाइपर, आई हैव ऑलवेज हैड दिस इशू बिकॉज आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस, तो मैं जिसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती थी। राइट, सो व्हाट आई डिड, सो आई रियलाइज वन थिंग कि मैं अक्सर जो है ना, जब ईमेल्स लिखनी होती थी लोगों के जवाब में, अब जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी की डीन है, उनके साथ मैं अभी भी राब्ते में हूँ कनाडा में, राइट, तो उनका मुझे उस दिन ईमेल आई, 3 दिन मैं ईमेल ही नहीं लिख पाई, क्योंकि मैं कहती थी कि भाई राइट वर्ड्स, अब वो रिटायर हो रही हैं व्हाटएवर। मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी पकड़ा, उस पर ऑडियो से बोला, मैंने कहा आई वांट टू राइट एन ईमेल इन रिस्पॉन्स टू दिस ईमेल, और फिर मैंने नीचे वो ईमेल डाल दी। उन्होंने आगे से और मैंने उस पर 2-4 पॉइंट्स लिखते कि मैं ये बातें करना चाह रही हूँ, मुझे नहीं टाइम मिल रहा था टाइप करने का। उसने मुझे एक ईमेल लिखी, मैंने कहा जी मोर कैजुअल एंड फ्रेंडली, उसने मोर कैजुअल एंड फ्रेंडली करके भेज दिया। उसको हल्का सा मैंने एडिट किया, दिमाग फिर भी मुझे अपना यूज़ करना पड़ा, लेकिन मेरा टाइम बहुत बच गया। बट नेगेटिव क्या चीज़ें हैं एआई की जो लोगों को डरा रही हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको ना अभी जैसे आपने वॉइस की एग्जांपल दी, तो वॉइस के अंदर पाकिस्तान के अंदर कई लैंग्वेजेस हैं और कई डायलेक्ट्स हैं। अगर आप रहीम यार खान तक जाएं तो हर थोड़े अरसे के बाद एक डायलेक्ट, थोड़ी देर के बाद एक डायलेक्ट चेंज हो जाता है।
तो वॉइस के ऊपर एआई बहुत काम कर रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसको कहते हैं, और वो आप पाकिस्तान के अंदर इट कैन बिकम एन असिस्टेंट। अगर आपकी डिफरेंट ज़ुबान है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो उसको ट्रांसलेट करेगा और आप उसको समझ सकते हैं। तो लैंग्वेजेस पे भी बहुत काम हो रहा है। सो जैसे आपने कहा जो नुकसान है, देखिए इसको आपको एथिकली यूज़ करना पड़ेगा। आप इसमें गलत काम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अवेयरनेस लेवल बहुत इसके लिए चाहिए ताकि वो जो नुकसान है वो ख़त्म हो। सेकंड, डिजिटल डिवाइड जो है बढ़ेगा अगर ये एआई सिर्फ कुछ लोगों के पास होगी। तो ज़रूरी है कि अवेयरनेस के साथ साथ इसकी रीच भी बढ़ाई जाए, ताकि जो अर्बन एरियाज़ के लोग जो चीज़ शायद तेज़ी से समझ जाते हैं कि ये फ़ेक है, वो रूरल में नहीं समझते। तो आपको उसको अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा। शायद साहब आप बहुत काम कर रहे हैं अपने एंड पे भी ऑन अवेयरनेस, तो थोड़ा सा गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए 2-3 चीज़ें जो अहमद ने कहा, बेसिकली एआई स्केल और एफिशिएंसी की बात तो है, मगर अगर हम ये देखें कि ह्यूमन लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि बहुत सारे काम आप ऐसे करने लग जाएंगे जो कि आपको खुद से करने चाहिए, मगर अब वो आप सब एआई पे छोड़ रहे हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एआई का जो एक बैलेंस्ड इस्तेमाल है उसको आपने कैसे करना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरे नंबर के ऊपर अगर डिजिटल डिवाइड की जो आपने बात की, तो मैंने जो पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको डेमोक्रेटाइज़ कीजिए, इसको बढ़ाइए। कि ये जिस तरह एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, एवरीबडी इज़ हैविंग इट नाउ, ठीक है। इट इज़ अ वेरी नाउ having good and bad, there's an educational content available, at same time there's a very stupid content available also. शुरू स्टूपिड से ही हुआ था, हाँ to be जी, very honest, ठीक है। एवी फनकारियों से हुआ था, बट अब you can get quick recipes on it, Exactly. आपको छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियोस मिल जाती हैं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, फ्रॉम रेसिपीज टू मेडिसिन टू एजुकेशन, डिफरेंट लोगों ने बनाया हुआ है, आपको जो सूट करता है आप वो फॉलो करें। अच्छा, अब उसमें हमें देखने की ये ज़रूरत है, जो यंग पॉपुलेशन है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जॉब कोई रिप्लेस कर देगा। आपकी जॉब उसी वक्त रिप्लेस होगी अगर आप एआई के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे और सीखेंगे नहीं, ठीक है। देन समबडी हु अंडरस्टैंड्स एआई विल रिप्लेस यू। वो होगा ह्यूमन ही, वो मशीन नहीं होगी कोई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एआई के ऊपर इस वक्त इन्वेस्ट करना, उसको सीखना, उसको एथिकली समझ के इम्प्लीमेंट करना इज़ द नीड ऑफ द आवर। इफ़ यू डू दैट यू विल एक्सेल इन योर करियर। हसन साहब, हमारे प्रोग्राम को आप क्लोज़ कर दें अपने फाइनल वर्ड्स के साथ, बिकॉज़ बहुत से आपको माँ बाप इस वक्त देख रहे हैं जो शायद एआई को समझ नहीं सकते थे या नहीं समझ पा रहे। कुछ तो उनको ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम से आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ क्या है, ये कोई बला नहीं है, ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ लिख के भी अगर मैं आपसे यही सवाल पूछ लूँ कि मैं अपने 8 साल के बच्चे को सीखने दूँ, तो ऑब्वियसली एक फ़ियर है। आपने जैसे कहा ज़ीशान साहब, फियर ऑफ द अननोन। तो हसन साहब, आप एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? एआई से डरने की चीज़ नहीं है, ये एक सपोर्टिव टूल है जो हमें आगे जाने में मदद कर रहा है। पेरेंट्स से स्पेशली यही कहूँगा कि अपने बच्चों को आप एआई का इस्तेमाल करने दें, लेकिन देखें ज़रूर। ये बच्चों को कुन जहन नहीं कर रही, ये बच्चों को ज़्यादा काबिल बना रही है। जो बच्चा पहले 10 में से एक चीज़ मुंतखब करता था, अब उसके पास एक जवाब आता है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उसको वो पढ़ के ही बता सकता है। तो ये काबिलियत को बढ़ाने में एक बहुत मददगार टूल है। तो मेरे ख्याल में कि पेरेंट्स को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए और बच्चों को एआई के यूज़ में सुपरवाइज करना चाहिए, लेकिन करने देना चाहिए। और यहाँ पे व्यूअर्स, बात को इसी चीज़ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी आज की गुफ्तगू को। एक तो सबसे पहले आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई नो आप सब अपने अपनी ज़िंदगियों में और अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ़ हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, हर बंदे का ख्वाब होता है मेरा पुत्र डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इत्थे काम कर ले, उत्थे कर ले। ये सारी चीज़ें एआई का एक्सपर्ट बन के भी आप कर सकते हैं। कैसे? आपने एक मेडिकल प्लेटफॉर्म बना लिया और आपने एआई के थ्रू एक नहीं हज़ारों लोगों की जान बचानी शुरू कर दी। सो व्यूअर्स, अगर किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल मेडिसिन में नहीं है इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड नहीं है, आप उसको एआई की तरफ ले आएँ और उससे वो मेडिसिन के रूट निकल जाएगा। दुनिया बदल रही है और जैसे कि हमारे तीनों ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें गाइड किया, ये फ्यूचर है, ये हमारा कल है। जो साथ चलेगा वो कामयाबी की सीढ़ियाँ बड़ी आसानी से चढ़ लेगा। जो पीछे रह जाएगा, जैसे कि मैंने टिकटॉक बहुत लेट ज्वाइन किया, मेरे ही साथ की कॉलीग जो हैं उनके 5 मिलियन पे व्यूज़ चले, 5 मिलियन पे फॉलोअर्स हैं, मेरे
500 या 600 के हैं सिर्फ टिकटॉक पे। सो बात ये है कि राइट टाइम पे जब आप, ये छोटा सा एक सिली सा एग्जांपल है, बट आप राइट टाइम पे चीज़ का हिस्सा बनते हैं तो आप उस बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं और फिर आप भी साथ साथ जल्दी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हर कोई कर रहा होता है तो उस वक्त तो आप में कोई यूनिकनेस नहीं आती। सो अब अगर आपके बच्चे पैशनेट हैं कंप्यूटर्स, आईटी, इन चीज़ों के बारे में, रोके मत। लोग कहते हैं आईटी का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ एरियाज रिडंडेंट हो गए हैं, लेकिन नई ऐसी अमेजिंग चीज़ें आ रही हैं जैसे कि एआई जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसकी अब बैंड वैगन पे बच्चों को चढ़ने दें ताकि वो भी आगे बढ़ के डिफरेंट एवेन्यूज़ क्रिएट कर सकें अपनी इनकम के। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।